Good morning to everyone, guys. Today is my topic is layer of GIT. So I will discuss about the layer of GIT. टोटल 4 लेयर्स होता है। और टोटल 4 लेयर्स कौन कौन सा होता है? ये मिकोशा, शमिकोशा, मस्कुलर और सिरोसा। सिरोसा को आउटर लेयर बोलते हैं। ये GIT है, जो माउथ से एनस तक जो पाथवे है उसी को GIT हम लोग बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका जो लेयर बनता है वो मुकोशा, शमुकोशा, मस्कुलर लेयर, सिरोसा लेयर, ये 4 लेयर मिलकर इसका GIT का लेयर को फॉर्मेशन किया जाता है। अब देखिए आगे, ये एक प्रकार का डायग्राम है जिसमें बताया गया है क्या क्या लेयर है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है उसको मिकोशा बोलते हैं। उसके जस्ट पास में जो रहता है उसको सबमुकोशा बोलते हैं। और इसके बाद जो सबमुकोशा के बाद रहता है उसको मस्कुलर लेयर बोलते हैं। मस्कुलर लेयर मसल्स का जो बना रहता है। और उसके बाद जो लेयर बनता है उसको बोलते हैं सिरोसा। और इसके बाद सिरोसा और पेरिटल पेरिटोनियम के जो विसरल पेरिटोनियम है और पैरेटल पेरिटोनियम है, इसके बीच में एक लेयर पाया जाता है जिसको पेरिटोनियल फ्लूइड बोला जाता है, पेरिटोनियल कैविटी बोला जाता है। अब पता होगा आप लोगों की जो पेट में है वो कभी कभी फ्लूइड भर जाता है। अब फ्लूइड कैसे भरता है? तो वो सेक्रीशन की वजह से हो जाता है। जैसे हार्ट से सेक्रीशन हो जा रहा है, लीवर से सेक्रीशन हो जा रहा है, वो आके कहाँ पेरिटोनियल कैविटी में आके फ्लूइड के रूप में जम जाता है। अब ये क्या पेरिटोनियल कैविटी होता है जो कि पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच का लेयर जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड्स। ये मिनिमम आपको 50 से 70 ml तक देखने को मिलता है। आगे ये डायग्राम है, उसके बारे में उसके डिटेल्स के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे मुकोशा में क्या क्या आ सकता है? एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिज, ये सब देखने को मिल रहा है। अब सब म्यूकोशा, उसके आउटर मोस्ट लेयर को बोल रहे हैं सब म्यूकोशा। जैसे ग्लैंड इन मुकोशा, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, आउटसाइड ट्रैक्ट, है ना, ये पाया जाता है। ये दिख रहा है, ये सब म्यूकोशा, यहाँ से लेके यहाँ तक सब म्यूकोशा। ये जो है इसको बोल रहे हैं म्यूकोशा और इसको सब म्यूकोशा, ये लेयर है। कितना बढ़िया डायग्राम के माध्यम से बताया जा रहा है टोटल। अब ये सब म्यूकोशा हो गया। अब थर्ड जो बोल रहे थे मस्कुलरिज, इसमें एक सर्कुलर पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल पाया जाता है। सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। मस्कुलरिज में 2 प्रकार का, एक सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलता है। कहाँ पे? GIT में। अब एक सिरोसा होता है जो कि इसको सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर बोल रहे हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम से मिलकर बना रहा है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या? मिकोशा और सब मिकोशा और मस्कुलरिज और सिरोसा के बारे में। तो इतने प्रकार इसमें कंटेंट देखने को मिल रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा फुल डिटेल्स हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि मस्कुलरिज है, अब मस्कुलरिज है जो मसल्स है वो सर्कुलर मसल से बना है, लॉन्गिट्यूडनल मसल से बना है। अब इसका फंक्शन क्या है इसके बारे में भी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहला जो लेयर है उसको मुकोशल लेयर बोलते हैं, मुकोशा बोलते हैं। जैसे इनर मोस्ट लेयर इसको बोला जा रहा है, इनर मोस्ट लेयर है। ये 3 लेयर से मिलकर बनता है। जैसे क्या है? एपिथेलियम लेयर। पहला क्या है? एपिथेलियम लेयर। अब एपिथेलियम लेयर को क्या बोल रहे हैं? एपिथेलियम टिश्यू। ये एपिथेलियम टिश्यू से एपिथेलियम लेयर बनता है। इसका काम मेनली क्या है? एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? एपिथेलियम लेयर, जो कि एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनता है। अब एपिथेलियम लेयर में 2 टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे माउथ, अपर इसोफेगस है, एनस। एक कैटेगरी में हम लोग माउथ, अपर इसोफेगस और एनस को रखते हैं। और ये जो बना होता है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है।
और जो रिमेनिंग ऑर्गन है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनता है। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर रिमेनिंग ऑर्गन बनता है। तो हम लोग को पता चल गया कि जो माउथ, अपर इसोफेगस है और एनस जो है वो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से मिलकर बनता है, और रिमेनिंग जो इसके अलावा जो बच गया ऑर्गन्स वो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनता है। ये मुकोशल लेयर के बारे में डिस्कस था। अब लैमिना प्रोपेरिया कनेक्टिव लिम्फेटिक टिश्यू प्लस प्रेजेंट मीन्स क्या हो गया कि लैमिना प्रोपेरिया अभी पढ़े थे हम लोग डायग्राम के माध्यम से, तो उसमें बताया गया था क्या लैमिना प्रोपेरिया और मस्कुलरीज ये सब लेयर के बारे में। ये कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फेटिक टिश्यू इसको बोला जा रहा है। इसमें लिम्फेटिक टिश्यू वगैरह रहते हैं, लिम्फ नोड्स वगैरह देखने को मिलेगा। ये डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे इसी डायग्राम को डिस्क्राइब किया जा रहा है आगे। मस्कुलर मुकोशा मसल्स प्रोटेक्शन फंक्शन। जो मस्कुलर मुकोशा होता है उसका काम में बेसिकली क्या है, मसल्स प्रोटेक्शन फंक्शन है, प्रोटेक्टिव करता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, 3 लेयर होता है, सबसे आउटर, लैमिना प्रोपेरिया और मस्कुलरीज। अब सबका अलग अलग फंक्शन है। ये सब मुकोशा लेयर हो गया। ये सेकेंड लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मुकोशा मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है मेड अप का क्या किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है सब मुकोशा। इसमें ज़्यादा काम नहीं है। और जो मुकोशा लेयर होता है उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स देखने को नहीं मिलता, बट ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई प्रेजेंट। मुकोशा लेयर में क्या होता है, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई प्रेजेंट होता है, और एक नर्व फ्लेक्सस बनाता है। ब्लड सप्लाई यहाँ बनेगा, वहाँ एक फ्लेक्सस बनेगा जिसको बोलते हैं मेशिनर नर्व फ्लेक्सस। मेशिनर नर्व फ्लेक्सस सेक्रेशन हेल्प्स। मेशिनर हेल्प नर्व फ्लेक्सस मतलब क्या हो गया कि जो नर्व आ रहा है वहाँ पर गुच्छा बन गया। अब गुच्छा बन गया तो उसका क्या काम है, फ्लेक्सस के जैसा काम करता है। फ्लेक्सस जैसे क्रोइड फ्लेक्सस है तो CSF का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ भी ये नर्व फ्लेक्सस बनेगा और अपना वर्कआउट करेगा। जैसे मिशनर फ्लेक्सस है तो यहाँ 2 फ्लेक्सस बन सकता है। मुकोशा लेयर में कोई भी फ्लेक्सस देखने को नहीं मिल रहा है, सब मुकोशा लेयर में एक फ्लेक्सस देखने को मिल रहा है जिसको मिशनर नर्व फ्लेक्सस बोला जा रहा है। ये क्या है, मस्कुलर लेयर। अब ये मस्कुलर लेयर थर्ड पार्ट ऑफ द क्या GIT लेयर। थर्ड पार्ट ऑफ GIT लेयर क्या है, लार्जेस्ट लेयर माउथ एंड एनल मसल्स स्केलेटन मसल्स रिमेनिंग पार्ट मसल्स स्मूथ मसल्स। मीन्स क्या है, जो माउथ से एनल तक मसल्स गया उसको स्केलेटन मसल्स के द्वारा बनाया गया, रिमेनिंग जो पार्ट बच गया उसको स्मूथ मसल्स से बनाया गया। 2 फंक्शन इसका जो मस्कुलर लेयर का है, 2 फंक्शन है। एक स्पिंचर फॉर्मेशन, स्पिंचर का फॉर्मेशन इसी लेयर से होता है, मस्कुलरी लेयर से। इसमें भी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को भी शो करता है, दिखाता है। पेरिस्टालसिस मतलब क्या होता है, मूवमेंट में, है ना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के में भी हेल्प करता है। अब स्पिंचर है तो स्पिंचर का क्या काम है, फ्लो बैक को रोकना। स्टोमक में 3 लेयर्स, इंटेस्टाइन में 2 लेयर्स, ऑब्लिक लेयर एब्सेंट। अब स्टोमक है तो स्टोमक में बेसिकली कितना 3 लेयर्स देखने को मिलता है स्टोमक में, बट इंटेस्टाइन में 2 ही लेयर देखने को मिलता है, उसमें ऑब्लिक लेयर एब्सेंट रहता है, लेकिन स्टोमक में ऑब्लिक लेयर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये मसल्स लेयर है, ये मसल्स का लेयर है, और मसल्स का लेयर है तो मसल्स में कितने लेयर्स हो सकते हैं। अब मसल्स कितने लेयर से बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, आउटर मसल्स, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। जो ऑब्लिक मसल्स है अभी पिछले पेज में हम लोग डिस्कस किए थे क्या, ऑब्लिक मसल्स के बारे में। तो ऑब्लिक मसल्स ओनली स्टोमक में पाया जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर ये इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। आउटर मसल और सर्कुलर मसल्स बोथ लेयर्स नर्व फ्लेक्सस, इसको माइंट्रिक नर्व फ्लेक्सस बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को शो करता है। ब्रेन गट फ्लेक्सस, इसको ब्रेन गट फ्लेक्सस या माइंट्रिक नर्व फ्लेक्सस
कहते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल दोनों मिलाकर माइंट्रिक नर्व फ्लेक्सस का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसको बोल पेरिस्टालसिस मूवमेंट में शो करता है। तो मसल्स का लेयर पता चल गया कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं। एक ऑब्लिक मसल्स होते हैं जो कि स्टोमक में मोस्टली देखा जाता है, और ये इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर बिटवीन लेयर, बोथ लेयर, दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट रहता है एक नर्व फ्लेक्सस। दोनों लेयर के बीच में एक फ्लेक्सस पाया जाता है जिसको माइंट्रिक नर्व फ्लेक्सस बोला जाता है, जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को शो करता है। चलिए, ये एक डायग्राम है जिसके माध्यम से हम लोग लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मिकोशा, सबमुकोशा, मस्कुलर और सिरोसा, ये लेयर देखने को मिल रहा है। सबसे आउटर है, सबसे इनर है तो मुकोशा, उसके बाद है जो सबमुकोशा, और उसके बाद क्या है, मस्कुलर और सिरोसा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई भी नर्व फ्लेक्सस देखने को मिल नहीं रहा है, ना नर्व सप्लाई है ना नर्व फ्लेक्सस देखने को मिल रहा है। सब म्यूकोसा में क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, नर्व सप्लाई, ये वेन का सप्लाई हो रहा है। सब म्यूकोसल फ्लेक्सस, मेजनर फ्लेक्सस है ना, मेजनर्स फ्लेक्सस, सब म्यूकोसल फ्लेक्सस या मेजनर फ्लेक्सस यहाँ पर बनता है। सब म्यूकोसल जो फ्लेक्सस है यहाँ पर देखने को मिलता है सब म्यूकोसल लेयर में। माइंट्रिक जो फ्लेक्सस है वो कहाँ देखने को मिल रहा है हम लोग को, मस्कुलर लेयर में देखने को मिल रहा है। और जो सिरोसा लेयर है उसमें हम लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और उसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। फ्लेक्सस इज कंपोज्ड ऑफ गैंग्लिया, जो फ्लेक्सस है वो गैंग्लिया द्वारा बनता है। कंपोज्ड ऑफ गैंग्लिया, कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हो जाता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स आके मिल जाते हैं, तो उसके वजह से क्या बन जा रहा है, फ्लेक्सस बन जा रहा है। अब फ्लेक्सस का अलग अलग रोल है। अगर ब्रेन में बन रहा है कोराइड फ्लेक्सस तो उसका काम है सीएसएफ का फॉर्मेशन कराना। सबका अलग अलग काम है। चलिए, लास्ट लेयर है सिरोसा, एडवेंटिया और विसरल पेरिटोनियम बोला जा रहा है। तो विसरल मतलब क्या हो गया, जो आउटर मोस्ट लेयर है, एडवेंटिया भी है इसका नाम है। आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकता है और फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू दोनों बहुत पाया जाता है। और यहाँ नर्व सप्लाई देखने को कुछ भी नहीं मिलता है। अब ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे फ्लूइड हमारे बॉडी में आकर क्या करते हैं, एक्युमुलेट होते हैं। जैसे अब हार्ट है तो हार्ट का काम है बेसिकली पंपिंग ऑफ द ब्लड, और लेकिन उससे अगर कोई लीकेज होता है तो उसके वजह से जो फ्लूइड है वो एक्युमुलेट हो जाता है कहाँ पर, पेरिटोनियम फ्लूइड्स पे, जिसके वजह से जिसको बोलते हैं हम लोग एसाइटिक फ्लूइड। तो हम लोग देख लेते हैं कि पेरिटोनियम में क्या हो सकता है। एक विसरल पेरिटोनियम हो सकता है और पेराइटल पेरिटोनियम हो सकता है। विसरल पेरिटोनियम लार्जेस्ट सिरोसा मेम्ब्रेन है, ये पेराइटल है। पेराइटल मतलब आउटर मोस्ट लेयर, विसरल मीन्स क्या हो गया, सिरोसा का लेयर है ना। तो ये इसके बीच में क्या पाया जाता है, पेरिटोनियम फ्लूइड पाया जाता है। बिटवीन बोथ स्पेस पेरिटोनियम स्पेस फ्लूइड्स है ना, पेरिटोनियम फ्लूइड पाया जाता है। अब पेरिटोनियम फ्लूइड का कितना हो सकता है मिनिमम, ये 50 से 70 ml मैक्सिमम हो सकता है। अब फ्लूइड अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको एसाइटिस बोलते हैं, एसाइटिस है ना। अगर फ्लूइड बढ़ रहा है बॉडी में तो उसको एसाइटिस बोला जाता है। एक्सेस फ्लूइड ड्रेन फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी, अगर एक्सेस हो जाता है बॉडी में, अगर एक्सेस फ्लूइड देखने को मिल रहा है तो वो ड्रेन किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी से, वहां से डायरेक्ट निडल डालकर उसको सक कर दिया जाता है, नोन एज क्या, पैरासिंथेसिस। इसको पैरासिंथेसिस या एसाइटिस ट्रैपिंग किया जाता है। एसाइटिस ट्रैपिंग मीन्स उसको निकाला जाता है। अब एसाइटिस होता है कैसे, ड्यू टू डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, अल्बुमिन डिक्रीज। अगर बॉडी में अल्बुमिन और ऑन्कोटिक प्रोसेस अगर डिक्रीज हो रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर और अल्बुमिन अगर कम होगा तो एसाइटिस बढ़ेगा। तो एसाइटिक पेरिटोनियम फ्लूइड जो है वो बॉडी में देखने को मिलेगा। अब बॉडी में पेरिटोनियम बढ़ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, अगर अल्बुमिन कम है तो अल्बुमिन देंगे। अगर अल्बुमिन देंगे तो उसका काम क्या है, उस जो फ्लूइड है उसको ट्रैप करके
वो वेन में डाल देता है, उसके जिसकी वजह से क्या होता है, एसाइटिस खत्म हो जाता है। या हम लोग नीडल के माध्यम से उसको डायरेक्ट ट्रैपिंग कर सकते हैं, है ना, पैरासिंथेसिस कर सकते हैं। ये प्रोसेस होता है पेरिटोनियम को निकालने के लिए, पेरिटोनियम फ्लूइड्स को निकालने के लिए। ये पैरासिंथेसिस है। क्या है? पैरासिंथेसिस। एसाइटिस ट्रैपिंग कैसे किया जाता है? ये पोजीशन है, ये देखने को मिल रहा है पोजीशन। ये सुपाइन पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, लिटा देंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी, ये जो पेरिटोनियम कैविटी है उससे हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लेते हैं। अब ड्रेन आउट कैसे करते हैं उसका भी प्रोसीजर है। कैसे कैसे हम लोग उसको रिमूव आउट करते हैं पेरिटोनियल कैविटी से पेरिटोनियम फ्लूइड को, है ना, एसाइटिस को कैसे हम लोग बाहर करते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। ये प्रोसीड्यूर है, प्री प्रोसीड्यूर। अगर करने से पहले पहले कॉन्सेंट लिया जाता है डॉक्टर से कि ये करना उचित है या अदरवाइज नहीं है। तो इसके लिए इससे पहले क्या होता है, डायग्नोसिस किया जाता है। तो डायग्नोसिस में पता चलता है कि एसाइटिक फ्लूइड है, मतलब जो पेरिटोनियम फ्लूइड है वो एक्सरे में दिखता है ना, व्हाइट कलर का शो करता है। तो वहाँ से हम लोग कंसेंट करते हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इसको ट्रैप किया जाए, है ना, एसाइटिस फ्लूइड को ट्रैपिंग करके माध्यम से उसको बाहर आउट निकाला जाए। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, कंसेंट। उसके बाद नो रिक्वायर्ड टू एनपीओ, नील पर ओरल। कोई भी पेशेंट को हम लोग नील पर ओरल नहीं रखते हैं इस केस में। एम्प्टी द यूरिनरी ब्लड टू प्रिवेंट इंजरी, और यूरिनरी ब्लड को क्या करते हैं, एम्प्टी कर देते हैं जिससे इंजरी को प्रिवेंट हो जाए। अब इसके करने से पहले हम लोग को डायग्नोसिस किया जाता है, जैसे पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, आईएनआर, पीटी आईएनआर और एपीटीटी हम लोग को देखा जाता है। ये एपीटीटी का वैल्यू देखने को मिलता है, हेपरिन, वारफरिन। इसका नॉर्मल रेंज हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि 10 से 14 सेकंड नॉर्मल होता है, 10 से 14 सेकंड नॉर्मल होता है पीटीआईएनआर का वैल्यू, है ना। तो जब भी सर्जरी वगैरह होता है तो ये देखने को, ये सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको देखना जरूरी है की पॉइंट से। और ये एपीटीटी है ना, इसका भी वैल्यू हम लोग को देखना चाहिए। 25 से 35 सेकंड नॉर्मल होता है एपीटीटी का, है ना। अब साइट क्लीन, है ना, बीटाडीन स्क्रैप से, है ना। अब जिस साइट पे हम लोग को ट्रैप आउट करना है ना, एसाइटिस को अगर ट्रैप आउट करना है तो वहाँ पर बीटाडीन स्क्रैप करना है। तो अपर से लोअर की ओर ट्रैप आउट करना है, ब्रेस्ट टू थाई। अब ये साइट क्लीन 30 मिनट्स बिफोर प्रोसीड्यूर। अगर हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोसीड्यूर स्टार्ट करने वाले हैं, तो 30 मिनट्स पहले ये साइट को हम लोग को क्लीन करना जरूरी है। रेगुलर एब्डोमिनल गर्थ मीजर, है ना। तो रेगुलर हम लोग को गर्थ मीजर करना है ना, डीप। तो जो हमारा स्टोमक है, जो पेरिटोनियल फ्लूइड से भरा हुआ है, उसका हमेशा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मीजर करते रहना पड़ेगा। पहले मीजर करेंगे बिफोर एंड आफ्टर। जब हम लोग पेरिटोनियम फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लेंगे उसके बाद भी हम लोग मेजर करेंगे कि कितना सेंटीमीटर घटा है, कितना इंच घटा है। इसके बारे में हम लोग को बहुत देखना जरूरी है। इंक्रीज स्टेप, ये इन स्टेप से हम लोग को इसका क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फिक्स्ड लोकेशन, एक फिक्स्ड लोकेशन पे हम लोग को करना पड़ेगा, ना कि कभी ऊपर कभी नीचे, ये नहीं करना है। हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट लोकेशन पे हम लोग को क्या करना है, मेजर करना है। एट अम्बलाइकस, ये लोकेशन भी दे दिया गया है कि अम्बलाइकस रीजन पे ही हम लोग को क्या करना है, मेजर करना है, नाभिक के ऊपर। ड्यूरिंग प्रोसीड्यूर, अगर हम लोग ड्यूरिंग प्रोसीड्यूर करें तो पोजीशन कैसा होगा, सुपाइन पोजीशन, अपराइट, ऊपर की ओर मुंह कर हम लोग को सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को क्या करते हैं, प्रोसीजर करते हैं। लोकेशन ए वेस्कुलर एरिया, कभी भी हम लोग को निडल इंसर्ट वेस्कुलर एरिया में नहीं करना है, ए वेस्कुलर एरिया में करना है, जहाँ पर क्या होता है, नर्व का सप्लाई और वेन का सप्लाई कम हो। 1 to 2 बिलो अम्बलाइकस, जो 1 से 2 इंच है वो बिलो अम्बलाइकस के बीच में हम लोग को निडल को इंसर्ट करना है। निडल कितना होना चाहिए, 16 से 18 गज के होना चाहिए। ओबिस, स्पाइनल निडल यूज लेंथ इंक्रीज,
अब क्या है, ओबिस, जो मोटा हो, है ना। ओबिस मतलब क्या होता है, जिनका फैट डिपॉजिट ज़्यादा है, हेल्दी पर्सन हो, तो उनके लिए जो है स्पाइनल लीडिड का यूज करते हैं। स्पाइनल लीडिड से ही हम लोग उस क्या करते हैं, पेरिटोनियम फ्लूइड्स को निकलते हैं। ये देखिए, ये स्पाइनल नीडल है। इस नीडल से यूज करके हम लोग उसको क्या करते हैं, पेरिटोनियम फ्लूइड्स को, एसाइटिस फ्लूइड को हम लोग रिमूव आउट करते हैं। अब ये क्या है, एक वन बार में अगर फ्लूइड्स हम निकाल रहे हैं तो वन टाइम अगर फ्लूइड्स हम रिमूव आउट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट से, तो 1 से 1.5 लीटर मैक्सिमम होता है। तो 1 से 1.5 लीटर तक ही हम लोग को एक बार में निकालना है पेरिटोनियम फ्लूइड्स। इफ नीडेड एक्स्ट्रा ड्रेन, अगर ज़्यादा ड्रेन कर सकते हैं तो प्रोसीड्यूर रिपीट आफ्टर 8 आवर, है ना। अगर हम लोग को ज़्यादा निकालना है, अगर 1.5 लीटर से ज़्यादा अगर फ्लूइड्स एक्यूमुलेट हो गया है पेरिटोनियम रीजन में, तो हम लोग को 8 घंटा के बाद एक बार ट्रैपिंग किए, है ना, एसाइटिस फ्लूइड्स को बाहर निकालें 1.5 लीटर, तो उसके बाद 8 आवर के बाद फिर ट्रैप आउट करना है ना। ऐसा नहीं है कि रिपीट बार बार रिपीट कर लें, तो ऐसा क्या होगा, हाइपोवोल्मिक शॉक होने का चांस बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन में पेशेंट चला जा सकता है। ये क्या है, पोस्ट प्रोसीड्यूर। अब प्री प्रोसीड्यूर मतलब ये देखने को ध्यान देना पड़ेगा पेशेंट को जब हम लोग करते हैं उससे पहले। अब पोस्ट प्रोसीड्यूर मतलब कि आफ्टर, पोस्ट प्रोसीड्यूर मतलब आफ्टर, जब ड्रेन आउट हो जाता है तो उसके बाद एसेस ब्लीडिंग एट साइट एंड परफॉर्म टाइट ड्रेसिंग। जब हम लोग ट्रैप आउट कर लिए पेरिटोनियम फ्लूइड्स को, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, परफॉर्म टाइट ड्रेसिंग करते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। जहाँ पर ब्लीड हो रहा है वहाँ पर टाइट ड्रेसिंग किए, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाता है। इफ फ्लूइड रिमूव इतना ml, रिप्लेसमेंट बाय इंजेक्शन 20%। अगर फ्लूइड रिमूव आउट करते हैं बिना ट्रैपिंग किए, तो हम लोग अल्बुमिन 20% हम लोग पेशेंट के अंदर डालते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, अल्बुमिन का काम क्या है, एसाइटिक फ्लूइड्स को ट्रैप आउट करके वेन में इंसर्ट कर देता है, प्लाज्मा प्रोटीन और ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, अल्बुमिन कम होगा, तो पेरिटोनियम फ्लूइड्स बढ़ेगा, एसाइटिस बढ़ेगा। अगर हम लोग ऑन्कोटिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, अल्बुमिन को अगर बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड्स है वो शिफ्ट कर दिया जाता है ब्लड वेसल्स में। ये फंक्शन है, ये देखने को मिल रहा है। ह्यूमन नॉर्मल अल्बुमिन स्लो 4 आवर्स कंपेक्ट ह्यूमन जो अल्बुमिन है 20%, 100 ml OD, है ना। 100 ml OD दिन में एक बार देना है। 100 ml OD मतलब क्या है, दिन में एक बार ही देना है, और मिनिमम आपको 4 आवर्स इसको चढ़ाने में लगना चाहिए, 4 आवर लगना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, अगर हम लोग ज़्यादा तेज चढ़ा देते हैं या ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो क्या केस देखने को मिलता है, पेरिटोनाइटिस स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। पेरिटोनाइटिस मतलब क्या होता है, पेट में स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, हाइपोवोल्मिक शॉक होने का चांस बढ़ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। ये 4 केसेस हम लोग को देखने को मिलेगा, और भी केसेस इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। ये मोस्ट कॉमन चीज है जो कि हम लोग को देखने को मिलेगा। अब पेरिटोनाइटिस क्या है, पेरिटोनाइटिस क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ पेरिटोनियम सीन इन क्या है, पैरासिंथेसिस, अपेंडिक्स रप्चर्स और पीडी पेरिटोनियल डायलिसिस, एमसी साइड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। अब क्या पेरिटोनाइटिस कैसे देख सकते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन ऑफ पेरिटोनियम कैसे देख सकते हैं हम लोग। पेरिटोनाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम रीजन का इन्फ्लामेशन हो जाना। जब पैरासिंथेसिस हो सकता है तब भी इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। अपेंडिक्स अगर है बॉडी में, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स देखने को मिल रहा है,
तो वो अगर रप्चर हो जाता है तो पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा। पीडी पेरिटोनियल अगर डायलिसिस हो रहा है तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है, पेरिटोनाइटिस होगा। पेरिटोनियल डायलिसिस अगर कर रहे हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस मीन्स क्या हो गया, अगर ब्लड का डायलिसिस करवाना है तो वो प्रोसीजर अलग है, पेरिटोनियल डायलिसिस करवाना है तो उसका प्रोसीजर अलग है ना। तो ये डायरेक्ट पेट में इंसर्ट करके वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है पेरिटोनाइटिस में, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ये हाइपोटेंशन किस किस के देखा जाता है, मोस्ट कॉमन क्या है, हेमोडायलिसिस, एंटीजी मोस्ट कॉमन हो सकता है। थ्रोम्बोबाइटिक एजेंट्स के माध्यम से भी हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर इरर दे देते हैं तो उसके वजह से भी हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। न्यूरोजेनिक शॉक इंजरी एबव T6 थोरेकिक 6 लेवल पे अगर इंजरी हो जा रहा तो उसमें भी हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। तो ये केस है हाइपोटेंशन का, किस किस रूप में हम लोग देख सकते हैं और किस किस केसेस में ये देखने को मिल सकता है। चलिए, मोस्ट कॉमन इन एडल्ट इज हाइपोवॉल्मिक शॉक। मोस्ट कॉमन शॉक इन एडल्ट होता है हाइपोवॉल्मिक शॉक, जो कि मैक्सिमम अगर इसको यूज करना है तो हाइपोवॉल्मिक तो 0.9 NS यूज करते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक में, कब, एडल्ट में। मोस्ट कॉमन शॉक आफ्टर एक्सीडेंट एंड आफ्टर क्या, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो उसमें भी हम लोग हाइपोवॉल्मिक शॉक देख सकते हैं। मोस्ट कॉमन शॉक इन न्यूबॉर्न, अगर नया बच्चा जन्म लिया है तो उसमें भी हाइपोवॉल्मिक शॉक देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन शॉक ड्यू टू डायरिया वोमिटिंग, अगर किसी को डायरिया हो रहा है या वोमिटिंग हो रहा है तो उसमें भी हाइपोवॉल्मिक शॉक देखने को मिल सकता है। और किसी कोई लोग जल गया है, सेप्टिक शॉक हो गया तो उसमें भी हाइपोवॉल्मिक शॉक देखने को मिल सकता है। अब क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी क्या हो सकता है, क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी का भी क्या है, क्वाड्रेंट्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट्स, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स। ये क्या है, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है, जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट्स होता है ये राइट लोअर क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में जाता है, जाने के बाद ये लो अपर है ना, लोअर अपर क्वाड्रेंट्स में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, लो क्वाड्रेंट्स में जाता है। ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स है, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स है, इसमें जाता है। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे मूव करके ऐसे जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। चलिए, ये रीजन है आपका, ये रीजन है और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट का ये डायग्राम है, क्वाड्रेंट्स है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स देखने को मिल रहा है और एपिगैस्ट्रिक रीजन कितना है, ये जो रीजन है वो 9 देखने को मिल रहा है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद में हम लोग पेज में पढ़ सकते हैं। तो हम लोग को बेसिकली ये रीजन और ये क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, ये सिस्टमेटिक डायग्राम है जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं क्या, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स, लेफ्ट लंबर रीजन्स, अम्बिलिकल रीजन्स, राइट लंबर रीजन्स, राइट इलियक रीजन्स, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स और लेफ्ट इलियक रीजन। अब हम लोग को समझना है कि जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है उसमें क्या क्या पाया जाता है, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर्स और स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर, स्टोमक, पेनक्रियाज, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या देखने को लिए, राइट लंबर रीजन में क्या देखने ऐसा है, असेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी। अम्बिलिकल रीजन में क्या देखने को मिल रहा है, डुडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलन। लेफ्ट लंबर रीजन में क्या देखने को मिल रहा है, डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेफ्ट किडनी। राइट इलियक रीजन में अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कोलन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, इसमें ब्लडर, सिग्मोइड, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है उसी में रिप्रोडक्टिव
सिस्टम देखने को मिलता है ऑर्गन्स। लेफ्ट इलियक रीजन्स, सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन भी देखने को मिल रहा है। एब्डोमिनल रीजन है। तो ये बेसिकली क्या है, डायग्राम्स है जिसके माध्यम से हम लोग रीजन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। यही है, यही 9 रीजन के बारे में पढ़ेंगे। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी प्रोसीड्यूर कर सकते हैं। यही चीज है। अपेंडिक्स रीजन, अब अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, तो राइट इलियक रीजन। लेफ्ट मैक्सिमम पोर्शन कहाँ होता है, लिवर का जो मैक्सिमम पोर्शन रीजन कहाँ होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। स्टोमक भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में। लिवर बायोप्सी, सिंपल कलेक्ट फ्रॉम बायोप्सी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। स्प्लीन रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। तो ये एमसीक्यू है, इस क्वेश्चन से ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। अब एनाटॉमी क्या होता है उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसको एनाटॉमी कहा जाता है। फिजियोलॉजी मतलब उसको डिस्क्राइब करना, किस फंक्शन के आधार पर ये डिस्कवर्ड किया गया है और इसका टर्म्स दिया गया है, उसको फिजियोलॉजी बोला जाता है। लेकिन इसके बारे में पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। जीआईटी का फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है। माउथ और ओरल कैविटी। माउथ में क्या होता है, प्लेट मतलब क्या होता है, ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी डिवाइड्स। अब ओरल कैविटी क्या होता है और नेजल कैविटी क्या होता है, उसको अगर डिवाइड करना है तो वो प्लेट से होता है। प्लेट क्या होता है, माउथ में पाया जाता है सॉफ्ट प्लेट और एक हार्ड प्लेट होता है। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है, लोअर में सॉफ्ट होता है, अपर में हार्ड होता है, ये भी पढ़ना है। ये प्लेट 2 प्रकार का होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मीन्स आगे, जिसको हार्ड प्लेट बोल रहे हैं। 2/3 पार्ट ऑफ द मेड ऑफ मैक्सिलरी प्लेट एंड प्लेटाइन बोन, है ना, प्लेटिन बोन। ये मेड ऑफ मैक्सिलरी है और प्लेटाइन बोन से मिलकर बना है। कौन, एंटीरियर। एंटीरियर मीन्स क्या होता है, आगे का पोर्शन। ये जो आगे का पोर्शन है वो हार्ड प्लेट से मिलकर बनता है। 2/3 पार्ट ऑफ मेड ऑफ मैक्सिलरी और प्लेटाइन बोन से मिलकर बनता है। सॉफ्ट प्लेट 1/3 पार्ट मेड ऑफ स्मूथ मसल से मिलकर बनता है। ये एक डायग्राम दिया गया है जिसके माध्यम से ये क्या बोलते हैं, युगला। और ये 2 जो उसके साइड में रहता है उसको बोलते हैं प्लेटाइन टॉन्सिल। यही टॉन्सिल है वो आपका प्लेटाइन टॉन्सिल। ये प्लेटाइन बोन और मैक्सिलरी बोन 2/3 पार्ट ऑफ मेड बनता है इसके माध्यम से। कॉन्जेनाइटल क्या है, क्लेफ्ट, प्रेजेंट इन क्लेफ्ट प्लेट। पाराटोसिस, ये क्या है, पाराटोसिस क्या है, तो ये हम लोग को क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं। जैसे कॉन्जेनाइटल क्लिफ्ट वगैरह हो जाता है, जिसका माउथ में जो लिप्स है वो अगर स्क्रैच किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, तो उसका परफॉर्म जो होता है वो 18 to 24 मंथ्स में किया जाता है। जब बच्चा लोग रहता है तो किसी का क्या होता है, साइनस में प्रॉब्लम हो गया, माउथ में, लिप्स में प्रॉब्लम हो गया, कैंसर हो गया, तो पाराटोसिस इसका यूज करते हैं। ये प्रोसीड्यूर है क्लेफ्ट प्लेट का, इसको हटाया जाता है क्लेफ्ट प्लेट का। वो 18th मंथ में परफॉर्म किया जाता है, जिसको पैलेटोप्लास्टी बोलते हैं। पैलेटोप्लास्टी, ये पैलेटोप्लास्टी के माध्यम से क्या होता है, आफ्टर सर्जरी पोजीशन साइड लाइंग, एक साइड से हम लोग इसको लिटा सकते हैं। कॉन्जेनाइटल्स क्लेफ्ट परसेंट इन, ये ना क्लेफ्ट प्लेट में पाया जाता है और इसको पैलेटोसिस कहते हैं। और ये जब भी होता है वो 18 to 24 मंथ्स एज में किया जाता है। अगर इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो वो प्लाटोप्लास्टी बोलते हैं। प्लेटोप्लास्टी एक टर्म है जिसके माध्यम से इसका सर्जरी परफॉर्म किया जाता है। जब आफ्टर सर्जरी हो जाता है तो उसका जो पोजीशन होता है वो साइड लाइंग में कर दिया जाता है। अब लिप्स है, किसी का लिप्स है तो लिप्स में कॉन्जेनाइटल लिप्स हो सकता है ना। कॉन्जेनाइटल आफ्टर बर्थ के पहले अगर उसमें प्रॉब्लम है तो लिफ्ट के प्लेसेंट, लिफ्ट क्लेफ्ट और कॉलिसिस जो सर्जरी होता है वो 3 से 6 मंथ में होता है। क्लेफ्ट लिप्स का, तो लिप्स है तो लिप्स को उसको क्या करते हैं, फाड़ कर सर्जरी किया जाता है। 3 से 6 मंथ में किया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी कोलेस्टोप्लास्टी इसको बोलते हैं, कोलियोप्लास्टी। आफ्टर पोजीशन जो होता है सुपाइन पोजीशन दिया जाता है, एकदम सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन नहीं दिया जाता है।
तो हम लोग को याद करना है। तो जो कॉन्जेनाइटल है तो वो बिफोर बर्थ से होता है, आफ्टर बर्थ मतलब हम लोग को देखा जाता है दूसरा चीज, है ना। तो जो एक कॉन्जेनाइटल होता है, एक एक्वायर्ड होता है। तो कॉन्जेनाइटल बिफोर बर्थ से देखने को मिलता है, तो लिप्स का सर्जरी किया जाता है। ये आपका डायग्राम है कोलिस्टोप्लास्टी का, कोलियोप्लास्टी का। आफ्टर सर्जरी, है ना, इम्पोर्टेंट नेजल, प्रिवेंट क्राई। ये सूचर लगाया जाता है जेड पैटर्न के में, यहाँ जेड पैटर्न में लगाया जाता है। यहाँ पर सर्जरी परफॉर्म करके जेड पैटर्न में स्टेसिस किया जाता है, सूचर लगाया जाता है। तो डिवाइस का नाम क्या है? लोगन बो क्या है? एक डिवाइस है, प्रिवेंट सूचर स्टेज। ये क्या है डायग्राम, ये देखिए, ये जो मशीन है इसको बोलते हैं लोगन बो। ये एग्जाम में आता है। लोगन बो क्या है? तो एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है, प्रिवेंट सूचर स्टेज, ताकि खिंचाव ना हो सूचर में, इसीलिए इसका यूज कोलियोप्लास्टी में किया जाता है। इफ ए न्यू बॉर्न हैविंग क्लीन अप लिफ्ट प्लेट्स बोथ प्रेजेंट्स, परफॉर्म एट कितना में किया जाता है? अगर दोनों परफॉर्म है, क्लिफ्ट से भी अगर ग्रसित है और लेफ्ट प्लेट से भी अगर दोनों प्रेजेंट है, तो तब उस केस में न्यू बॉर्न का जो होता है सर्जरी 18th मंथ में किया जाता है। 18th मंथ में किया जाता है। दोनों अगर प्रेजेंट है, लिप्स का भी प्रॉब्लम है और प्लेट का भी प्रॉब्लम्स है, तो दोनों का सर्जरी किसके अनुसार? 18th मंथ के अनुसार हम लोग करते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ माउथ कैंसर, जो माउथ का कैंसर है वो मोस्ट साइट उसका क्या है? लोअर लिप्स। वो लोअर लिप्स में बकल मुकोशा, एक्टिनिक कोलिस्टेसिस, इरिटेशंस ऑफ लिप्स, स्कैरलिंग ऑफ लिप्स, एल्सो क्रशिंग ऑफ लिप्स। ये देखना चल रहा है। एक्टिनिक कोलिस्टेसिस, इरिटेशन ऑफ लिप्स, लिप्स में इरिटेशन देखने को मिलता है। स्क्रैलिंग ऑफ लिप्स, एल्सो क्रशिंग ऑफ लिप्स देखने को मिलता है। कब? जब कैंसर, माउथ कैंसर होता है, बकल मुकोशा के बगल में होता है, ये माउथ में होता है, माउथ कैंसर है। एक्टिनिस कोलिसिस्टिस बोलते हैं इसको। इट इज ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज हम लोग यूज करते हैं। हेड इंजरी, अगर हेड में प्रॉब्लम आ जाता है, इंजरीज वगैरह देखने को लिए करते हैं, तो इसको ग्राडनर टंग बोलते हैं। हेड इम्बोलाइज, इसको इम्बोलाइज मतलब क्या होता है? घूमने नहीं देता है, मोबिलाइज नहीं होने देता है। इसका इंस्ट्रूमेंट का काम है ग्राडनर टंग। ये थॉराइड सर्जरी में ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं थॉराइड रिट्रैक्टर। थॉराइड ग्लैंड का अगर सर्जरी होता है तो थॉराइड रिट्रैक्टर यूज करते हैं हम लोग, सर्जरी कहते हैं। ये सर्वाइकल इंजरी है, हॉलो वेस्ट डिवाइस उसको बोलते हैं, हॉलो वेस्ट डिवाइस। हेड इंजरी में ये लगा सकते हैं। बेड साइड बार्निश, बेड साइड में ही हम लोग इसको देखते हैं, है ना। पेशेंट को बेड साइड में डालकर सर्वाइकल इंजरी वगैरह होता है तो हॉलो वेस्ट डिवाइस यूज करते हैं, या हेड इंजरी में भी इसका हॉलो वेस्ट डिवाइस का यूज करते हैं। मिलवॉकी ब्रश, ये स्कोलियोसिस, है ना, स्कोलियोसिस में यूज करते हैं, जिसका स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो, तो उसका अगर सर्जरी परफॉर्म होता है तो मिलवॉकी ब्रश के यूज में हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। स्क्लेरोसिस, ये स्कोलरिसिस, ये क्या है? ये सर्जरी किया जाता है किसका? स्पाइनल कॉर्ड्स का, तब ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। चलिए एक चीज थोड़ा सा